नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? ऑल गुड? सब कुछ ठीक है? आवाज आ रही है सभी लोगों को बच्चे? ऑडियो वीडियो ऑल गुड? ठीक है। तो बच्चे आज से हम लोग अपनी नई शुरुआत करने वाले हैं। वी आर ऑल बैक विद टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और हम लोग केस लॉस को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। देखो बच्चे, ये जो केस लॉ सीरीज है, आज ही मैंने इसको डिजाइन किया है, और मैं सोच रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ कवरिंग अ लॉट ऑफ केसेस, मतलब बहुत ज्यादा केसेस पढ़ने के बदले, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द केसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लीडिंग जजमेंट्स हैं, ऐसी जजमेंट्स है जो जिन्होंने लॉ को बदला है या लॉ को एक्सप्लेन किया है इन ए ग्रेट डिटेल्ड मैनर। तो उन पे फोकस करेंगे और उन पे ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इंस्टेड ऑफ 10 जजमेंट एक दिन में पढ़ डाली या 5 जजमेंट एक दिन में पढ़ डाली, बट ऑन द सेम पैटर्न की भाई फैक्ट्स देख लिया, उसका जजमेंट सुन लिया, फैक्ट्स देख लिया, उसका डिसीजन देख लिया, फैक्ट्स देख लिया, उसका डिसीजन देख लिया। मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। देखो, यूटिलिटी इससे कभी आएगी जब आप उसको रटोगे, फैक्ट्स को रटोगे, डिसीजन को रटोगे, फैक्ट्स को रटोगे, डिसीजन को रटोगे, और उसको वैसा का वैसा आप अगर एग्जाम में लिख के भी आओगे, आई डोंट थिंक कि उसका जो इंप्रेशन होगा एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इंस्टेड हम इसके कंपैरिजन में उतने ही टाइम में कुछ बेटर चीज कर सकते हैं। पकड़ो जो भी जजमेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हमको पता है कि एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है, गारंटी है, उसको पकड़ो और उसको सही से समझो। मतलब केवल फैक्ट्स और डिसीजन को नहीं, उसके एनालिसिस को समझो, अप्रोच को समझो, एंड व्हाट आर दी लॉजिक, व्हाट आर दी रीजंस, उनको समझो। जिससे क्या हो ना, देखो बच्चे, एग्जाम में जब हम केस लॉस लिखते भी हैं, इट इज नॉट दैट कि हम हर एक केस को बराबर साइज का लिखते हैं। ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि भाई सबको आपको बराबर ही साइज का केस लॉ लिखना है। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा ही करते हैं हम, जानते हुए ना या फिर ना जानते हुए, कि जो केसेस शुरू में लिखते हैं उनको ग्रेट डिटेल मैनर में एक्सप्लेन करते हैं, उनसे ज्यादा हेल्प लेते हैं, और बाकी के केसेस का जो रोल होता है वो उसी उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर अफर्म करना होता है। तो मैं यही करने वाला हूं। मैं आपको वो जजमेंट्स पढ़ाऊंगा और उतनी ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जो आपका मेजर चंक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके आंसर में। बाकी की जो सपोर्टिंग जजमेंट्स है, अगर आप डालना चाहेंगे वो तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। देयर सो मेनी टेक्स्ट जहां पे आपको शॉर्ट में टीपीए की जजमेंट मिल जाएंगी। तो मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दी जजमेंट जिनसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं, जिनमें हम 1 1.5 2 पन्ना अपने एग्जाम में लिखेंगे, और ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर को आगे देखने की जरूरत ही ना पड़े। वो वहीं से इतना इम्प्रेस्ड हो जाए कि बच्चे ने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया है, उससे बेटर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। ठीक है? तो आज की भी क्लास में दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। केवल और केवल 2 जजमेंट है, पर दोनों ही ऐसी जजमेंट्स हैं जो लीडिंग है इन देयर पॉइंट्स। तो कभी भी अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आंसर लिखोगे इन योर एग्जामिनेशंस, दीज आर द 2 जजमेंट्स दैट is going to take up like 60 to 70% of your answer.
60 से 70% आपका आंसर इन दो जजमेंट्स में जो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हुआ है उसी पे जाएगा, और बाकी में आप अगर चाहें तो सपोर्टिंग जजमेंट्स भी डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने व्यूज भी लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कवर करना चाहिए अपने आंसर्स के अंदर। तो टॉपिक जो मैंने उठाया है आज के लिए, पहला ही टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी है। इसमें हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और मेन जो एसेंशियल आइडिया है मेरा आज की क्लास के अंदर वो है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट इज ट्रांसफर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम ऐसी चीजों पे फोकस करें जो प्रैक्टिकल नेचर की। स्टैट्यूट हमने कवर कर लिया। अब प्रैक्टिकलिटीज की जो क्वेश्चंस है बच्चे, वो आप सभी को पता है वो आसान तो होते नहीं है, क्योंकि हर एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और जो ये जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं यही तो किसी केस को यूनिक बनाते हैं, यही तो किसी केस को इतना लीडिंग बना लेते हैं कि उसकी साइटेशंस हमको हर जगह देखने को मिलती है, राइट। तो आज ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में फर्क क्या होता है, डेफिनेशंस हमने पढ़ ली, एक बेसिक आइडिया हमको है। बट अगेन द प्रैक्टिकलिटीज, द फैक्चुअल सिचुएशन, जब हमारे पास एक सेट ऑफ फैक्ट्स आते हैं, हाउ डू वी एनालाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये जो चीज है या ये जो राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, ये इज इट इन रिलेशन टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि आप सबको ही पता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। जो ट्रीटमेंट है लॉ का टुवर्ड्स द मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बहुत डिफरेंट है, राइट। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने यही होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका नेचर बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होती, जैसे लैंड, जैसे हाउस, वी ऑल नो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ही बुक, पेन, देयर इज नो इश्यू, मूवेबल प्रॉपर्टी। बट देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो जो डिवाइडिंग लाइन है ना उसके क्लोज गिरती हैं, कहीं तो ओवरलैप भी करती है। इसी को हम समझेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे निर्धारित किया जाता है कि किसी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अधिकार को हम इधर की तरफ डालेंगे या उधर की तरफ डालेंगे, ठीक है। तो इसी कोशिश में हमारा जो बच्चे सबसे पहला केस है, और आई वुड से एंड आई कैन गारंटी दिस कि ये जजमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो टीपीए के अंदर आपको पढ़नी चाहिए स्टैट्यूट खत्म करने के बाद, ठीक है। इस केस का नाम है बच्चे श्रीमती शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दिस इज अ केस ऑफ 1958, सुप्रीम कोर्ट का केस है बच्चे, रिट पिटीशन से निकल के आया है। बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, मैं बिल्कुल प्रिज्यूम करके नहीं चल रहा कि आपकी बहुत रिच प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। बस ध्यान रखिएगा कि जो बात मैं बोलूं उनको अपने दिमाग तक पहुंचने दीजिएगा। आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको रास्ते में मत आने देना, बस सुनना, एनालिसिस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कल को आपको ये खुद करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहले कहानी बताता हूं, कहानी से शुरुआत करता हूं, और बहुत बेसिक रखूंगा, नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है, बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं। यहाँ पे एक हस्बैंड साहब हुआ करते थे। उन हस्बैंड साहब ने क्या किया था, एक अनरजिस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि यही बड़ा रोल प्ले करेगा इस जजमेंट के अंदर, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। तो हस्बैंड ने एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक लीज एग्जीक्यूट करी अपनी पत्नी के फेवर में। एक पति ने अपनी पत्नी के फेवर में एक लीज एग्जीक्यूट करी। अब लीज है तो इट हैज टू बी इन रिलेशन टू अ प्रॉपर्टी, राइट। तो एग्जीक्यूट करी, पर उसमें परेशानी क्या है, परेशानी यह है कि वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू की गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ये जो लीज क्रिएट की गई है, ये एक पर्टिकुलर लैंड के रिलेशन में राइट्स क्रिएट करती है वाइफ के फेवर में। और वो राइट्स क्या हैं उनको बड़ा ध्यान से सुनना बच्चे।
यहाँ पे ये जो लीज है इसके अंदर राइट दिया जा रहा है वाइफ को कि वो कट, देखना, टू कट एंड टेक आउट बैम्बूज, फ्यूल वुड एंड टीक। एज पर दिस लीज वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो उस जमीन पे उगने वाले बैम्बूज को, फ्यूल वुड को काट सकती है और लेके जा सकती है, कट करके उसको लेके जा सकती है। ये बेसिक सा राइट दिया गया है अंडर द लीज, टू कट दी फ्यूल वुड, टीक वुड एंड बैम्बूज, और उनको लेके जाना। ठीक है। और ये जो लीज डीड बच्चे फ्री में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हस्बैंड एंड वाइफ है, लीज लिखा हुआ है, गिफ्ट नहीं लिखा हुआ है। कई बच्चे तो इसमें ये भी गलती करते हैं। बच्चे दिस इज अ सिनेरियो ऑफ लीज, नॉट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट में कानून अलग है। ठीक है। ये लीज है और लीज का कंसिडरेशन भी है, पैसा भी है भाई। और कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व था वो 26,000 रुपए था। 26,000 रुपए के बदले में ये लीज एग्जीक्यूट की गई थी। और इसके अंदर टू कट एंड टू टेक अवे दीज कैटेगरीज ऑफ वुड्स, ये राइट दिया गया था पत्नी को पति के द्वारा। परेशानी बस ये है कि वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था बच्चे, कोई परेशानी नहीं थी। फिर एक परेशानी आ गई कि एक कानून पारित हो गया। वो कानून क्या पारित हुआ? हमारी सरकार ने एक कानून निकाला और उसने प्रोप्राइटरी राइट्स को एबोलिश करने की कोशिश की 1958 1950 के अंदर। ठीक है। लगभग ये बच्चे हर स्टेट में ऐसे कानून पास किए गए थे उस समय, आजादी का समय है। तो एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स वही है कि जमीन पे जो बड़े बड़े लोगों के हक बने हुए थे उनको हिलाने के लिए ऐसा करा गया था। इसका जो सेक्शन 3 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन 3 के अंदर ये जो लैंड है जिसके बारे में अब अभी हम पढ़ रहे थे, जिसके बारे में लीज क्रिएट की गई थी, इसके ऊपर जो प्रोप्राइटरी राइट्स थे उसको राज्य सरकार ने खत्म कर दिया और बोल दिया कि ये सारे राइट्स मेरे में वेस्ट करेंगे एज द गवर्नमेंट। ये हो गया। तो ऐसे में ये जो वाइफ थी, ये जो माता जी हैं, अब ये परेशान हो गई। अब इनको कोई वहां से लैंड से वो करने ही नहीं दे रहा, ना ही लकड़ी काटने दे रहा है, ना ही बैम्बू काटने दे रहा है, ना ही लाके आने दे रहा है। सब कुछ उन्होंने वायरिंग कर दी है, कोई एंटर ही नहीं कर सकता प्रॉपर्टी के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, ये परेशान हो गई माता जी। इन्होंने डिप्यूटी कमिश्नर को अप्रोच किया, अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी, उसको अप्रोच किया सेक्शन 6(2) के अंदर। और इनको अप्रोच करने के पीछे पर्पस क्या था, इसी एक्ट के इसी एक्ट के सेक्शन 6(2) के अंदर उसमें तरीका भी बताया था इसी एक्ट के अंदर कि कुछ लोग हैं जिनके अगर कुछ राइट्स हैं इन रिलेशन टू सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, तो उनको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं अपने राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर कुछ राइट्स हैं जिनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है, ऐसा नहीं है। तो उसी रास्ते पे हमारी ये माता जी बढ़ पड़ी हैं और सेक्शन 6(2) के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी है। और एप्लीकेशन फाइल करने का पर्पस यही है कि वही जो लीज उनके पति ने उनके फेवर में एग्जीक्यूट करी थी 1948 में, उसी को वो वैलिडेट करना चाहती है। मतलब उसके थ्रू अपना हक जमाना चाहती हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि भाई मेरे को आप ये वुड कट करने दो और वुड लेके जाने दो। ये जो हमारे डिप्यूटी कमिश्नर साहब थे, इन्होंने जब उस लीज को देखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अनरजिस्टर्ड थी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो लीज जेन्युइन है। मतलब वो एक असली लीज है जिस पे रिलाय किया जा सकता है। और जो माता जी हैं उनको ये परमिशन दे दी कि इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो आप अधिकार अपने एक्सरसाइज कर रही थी इस कानून के आने से पहले, आप उनको एक्सरसाइज करते रहो, कोई परेशानी नहीं है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे ऐसा ये जो पूरा प्रोसेस है ये एकदम से नहीं हो गया। कानून आया 1950 में और 1951 में 1951 में माता जी को रोक दिया गया। और ये जो फाइनली रिलीफ मिला है ये मिला है 1955 में जाके। मतलब एक लंबी लड़ाई का ये नतीजा था, 4 साल बर्बाद किए, ठीक है, इस चीज के ऊपर। पर फिर भी चलो माता जी सेटिस्फाइड थे कि ठीक है यार, जो हुआ अब आगे बढ़ते हैं। पर ये जब अपनी इस जमीन के पास गई फिर से, इनको फिर से रोक दिया गया। तो ये पहुंची फॉरेस्ट ऑफिसर के पास, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पहुंची और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, उस कानून के तहत मैंने एप्लीकेशन डाली थी और मेरी एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है।
इसलिए मेरे को अलाउ किया जाए कि मैं अंदर जाके अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकूं। पर ये जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो माताजी बार बार एप्लीकेशन फाइल करती रही, पर उधर से कभी कोई ठोस जवाब नहीं आया। हमेशा ये कह के टाल दिया जाता था कि आपकी एप्लीकेशन पे कंसीडर किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब आप देखो 4 साल पहले ही उनके बर्बाद हो चुके हैं, अब उसके आगे भी उस चीज को खदेड़ा जा रहा है, कोई क्रेडिबल आंसर नहीं मिल रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके फेवर में ऑर्डर है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हर कोई बंदा हो जाएगा, हर कोई व्यक्ति जो अपना अधिकार जमाना चाहता है वो परेशान हो जाएगा। एक दिन माताजी ने फ्रस्ट्रेट करके वो जो जितने भी बैरियर्स लगा रखे थे उनके लैंड के आगे, गवर्नमेंट ने उन सबको हटा दिया और जबरदस्ती घुस गई अंदर। और जबरदस्ती घुस के उन्होंने क्या किया, वही अपने अधिकार को एक्सरसाइज करने लगी, लकड़ियों को काटने लगी और उनको ले जाने की तैयारी करने लगी। जब वो ऐसा कर ही रही थी, उनको पकड़ लिया गया और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने उनको बाहर खड़ा कर दिया। और इनफैक्ट वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो इतना गुस्सा हो गया कि उनका नाम की जो एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने फाइल करी थी, जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी, उसको बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दिया। अब माता जी के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो समझ गई थी कि अब ये लोकल लेवल पे कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए वो सीधे पहुंची सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई। और ये हुआ है बच्चे 1957 में, देख रहे हो 6 साल बीत गए हैं, इतना लंबा सफर। मतलब 1-2 साल ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने भी माता जी के बर्बाद हो गए। हमारे लिए जो रिलेवेंट कहानी है, ये तो बैकग्राउंड हो गया। हमारे लिए जो कानूनी रूप से अगर मैं बताऊं, जो इंपॉर्टेंस है इस केस की, वो यहां से शुरू होती है जब कहानी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि मेरे को आप कहानी मत सुनाओ, मेरे को बताओ आपका अधिकार है क्या। तो वही वही लीज को दिखाया गया वही जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को, सो कॉल्ड लीज को एनालाइज किया कि वो है क्या वो सही में लीज है या नहीं। और अगर वो लीज है तो उस लीज का सब्जेक्ट मैटर क्या है। यही करते वक्त उनको एक लाइन मिली लीज के अंदर लिखती हुई, जब वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस लीज के अंदर असल में माता जी को दिया क्या गया है, तो उनको एक लाइन मिली लिखी हुई। उस लाइन में लिखा हुआ था, ये जो लीज है ये फॉरेस्ट वुड के बारे में है। फॉरेस्ट वुड मतलब वही बैम्बू, जो टीक वुड, वो सब हमने पढ़ा था, और वो आपको दिया जा रहा है। फॉरेस्ट वुड्स मतलब जो लीज क्रिएट की गई है, दैट इज इन रिलेशन टू फॉरेस्ट वुड्स, जंगली लकड़ियों के बारे में, जिसमें बाय डेफिनेशन बैम्बू भी आता है, आपका टीक वुड भी आता है, ये सारी सिचुएशन जिसको शायद माता जी क्लेम भी कर रही हैं उसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कुछ अलग बात कह दी, वही बात है मोटे तौर पर जो माता जी कहना चाह रही हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लीज आप दिखा रहे हो, ये जो भी है, इसको लीज बोलें ना बोलें, जो भी है, ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसको एज इट इज स्वीकार कर भी लें, तो इसके अंदर आपका राइट क्रिएट किया गया है इन रिलेशन टू वुड्स, इन रिलेशन टू लकड़ियां। ठीक है, उनको काटने के बारे में है, उनको ले जाने के बारे में है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कह पाना कि ये ऐसी कोई भी दस्तावेज है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है कि ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर या मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई राइट अधिकार एस्टेब्लिश कर रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कहने का मतलब है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ये समझ पाना या ये कह पाना कि भाई आपका अधिकार स्थापित हो गया है उस जमीन के ऊपर, उस लैंड के ऊपर, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो राइट है वो उस लैंड के प्रोड्यूस तक सीमित है। और लैंड का प्रोड्यूस क्या है, वही वुड, लकड़ी तक सीमित है।
तो ये कुछ नहीं है, ये जो आप दस्तावेज हाथ में लेके घूम रहे हो ये कुछ भी नहीं है, इसको सही तौर पे लीज कहना भी गलत होगा। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पति के बीच में और आपके बीच में, जिसके तहत आपको ये अधिकार दिया गया था कि आप इस जमीन से वुड लेके जा सकते हो। कोर्ट इस बात के पीछे क्यों पड़ गया, इस बात को भी समझो, कोर्ट की भी नर्व्स को समझो। कोर्ट इस बात को लेके क्यों इतना अटक गया है कि वो प्रॉपर्टी के रिलेशन में है या नहीं। असल में जो रिट पिटीशन फाइल की है वो आर्टिकल 32 के अंदर की है, और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट पिटीशन के रिलेशन में, अनलाइक द हाई कोर्ट, वो लिमिटेड है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की सिचुएशन। जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तभी आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया जा सकता है और तभी रिलीफ क्लेम किया जा सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। तो कोर्ट ये जो खींचातान कर रहा है ना, ये कर रहा है इस बात को निर्धारित करने के लिए कि ये जो माताजी हैं, इन माताजी का केस आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर गिर रहा है या नहीं। बच्चे, हमारा संविधान जब पारित हुआ तो उसमें एक क्लॉज होता था आर्टिकल 19(1)(f)। इस आर्टिकल 19(1)(f) के अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था भारतीय नागरिकों को। इसी राइट टू प्रॉपर्टी को ही आधार बना के माताजी ने रिट पिटीशन फाइल की है। इस राइट टू प्रॉपर्टी को भले ही आगे चल के हटा दिया गया, अभी हटा दिया जाएगा थोड़े ही समय के बाद, पर उस समय जब रिट पिटीशन फाइल हुई है तभी एग्जिस्ट करता था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी रिलीफ मैं तब ग्रांट कर सकूंगा जब मैं पहले इस बात के बारे में आश्वस्त हो जाऊंगा कि भाई ये किसी फंडामेंटल राइट के बारे में है रिट पिटीशन। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं है, जैसा कोर्ट कह रहा है, ये सिंपल अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में है, तो माता जी गलत जगह आ गई हैं। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के बारे में तो इनको सिविल कोर्ट्स में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकती हैं, रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो इनकी यही है कि ये अपना फंडामेंटल राइट का वायलेशन करें। और क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(f) पे रिलाय कर रही हैं, तो इनको ये साबित करना होगा कि किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में इनका कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ है। और वो तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक ये इस बात को स्थापित ना करें कि ये जो लीज है जिस पर ये रिलाय कर रही हैं, इस लीज के थ्रू इनके फेवर में कोई प्रॉपर्टी वेस्ट हुई है। अब देखो आर्टिकल 19(1)(f) जो है बच्चे, वो अप्लाई करता था इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल चाहे इमूवेबल, दोनों में से किसी के ऊपर भी आप कोई हक तो स्थापित करो, तभी तो हम उसको देखेंगे कि भाई आपका हक वो छीना गया है या नहीं। पहले तो हक स्थापित करना है ना। और यहीं पे माता जी को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जब कोर्ट एनालाइज कर रहा है उसको, उस क्या कहते हैं लीज डीड को, जिसको माता जी लीज बोल रही हैं, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा नहीं लग रहा। कोर्ट कह रहा है कि इसके अंदर तो आपका कोई अधिकार दिया ही नहीं है ना प्रॉपर्टी के ऊपर। ये तो सिंपल सा एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका पति कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन से आप लकड़ियां उठा के ला सकोगे, कट कर सकोगे, ला सकोगे। दैट इज a सिंपल कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव। देयर इज नो प्रॉपर्टी, आपके फेवर में कोई प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट की गई है, ना ही जमीन के ऊपर ना ही पेड़ों के ऊपर। देयर इज नो राइट जो आपके फेवर में बेस्ट हुआ हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। तो बात काफी समय तक बच्चे यहीं पे अटकी रही कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है भी या नहीं, क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल उठ भी रहा है या नहीं। फिर कोर्ट ने इसको एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करी। कोर्ट ने बोला चलो एक बात मानते हैं कि यहाँ पर लैंड के ऊपर तो कोई राइट एस्टेब्लिश मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है, पर अगर इसको केवल वुड के रिलेशन में भी माने कि माताजी को क्या अधिकार दिया जा रहा है कि वो वुड को कट कर सकती हैं और उसको लेके आ सकती हैं, उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, क्या हम इसको किसी भी तरीके से माताजी का प्रॉपर्टी राइट मान सकते हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में? क्या ऐसा कोई भी तरीका है? अब कोर्ट एनालाइज कर रहा है
कि ये जो अधिकार दिया गया है इसका मतलब नेचर क्या है। ये जो अधिकार है जमीन पे जाना, जमीन पे तो जाना पड़ेगा ना लकड़ी उठाने के लिए, टू एंटर द लैंड, और वहां से कट करना और कैरी अवे करना टिम्बर को। ठीक है, टिम्बर मतलब वही लकड़ी जिसका इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, बाकी के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? एक व्यक्ति के फेवर में जो अधिकार है किसी जमीन पर जाने का, उस जमीन पर जाके टिम्बर वुड को काटने का, उसको लेके जाने का, इज इट अ सिंपल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और इज इट अ राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल? अभी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कंसर्न नहीं है, अभी तो वो कह रहा है कि दोनों में से किसी के भी बारे में साबित हो जाए। कोर्ट कंफ्यूज है कि ये जो राइट है माता जी के फेवर में जो उनको दिया गया है, इज इट सिंपली अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट? क्योंकि अगर ऐसा है तो माता जी गलत जगह है और रिट को डिसमिस कर देना चाहिए। और डज इट वेस्ट एनी प्रॉपर्टी इन माता जी? उनके फेवर में कोई भी प्रॉपर्टी वेस्ट कर रहे हैं ओवर द लैंड और ओवर द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड? तो ये सवाल है कोर्ट के सामने, और ये बच्चे बड़ा नया है, मतलब शुरुआत की दौर है। अब यहां पे कोर्ट ने समझने की कोशिश करी, क्योंकि अगर ये फैसला लेना है कि ये अधिकार मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी वेस्ट करते हैं या नहीं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कानून के हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो सबसे पहला देखा सेक्शन 3 के 26 के तरफ, हमारा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है। ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है बच्चे, इस एक्ट का काम ही है कि शब्दों को एक्सप्लेन करना, उनको डिफाइन करना। तो कभी भी कोई भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब समझना होता है, सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहां पर वो देखते हैं उसको समझने के लिए। तो सेक्शन 326 जो है हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट का, वो ध्यान से सुनना बच्चे, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने टीपीए की डेफिनेशन पढ़ी है, टीपीए पे भी आऊंगा, पर जनरल क्लॉजेज का समझो पहले, इसको लिखोगे आप एग्जाम में। इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ऐसा क्यों है? इस डेफिनेशन के अनुसार कोई भी बेनिफिट, ध्यान से सुनना बच्चे, कोई भी बेनिफिट जो लैंड से अराइज हो रहा है, मतलब कोई भी फायदा जो जमीन से अराइज हो रहा है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिराता है ये सेक्शन 326। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी फायदा हो रहा है और वो जो फायदा है वो जमीन से निकल रहा है, so it should be considered as immovable property as per this definition। और अगर इस डेफिनेशन को हम अपने प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करें, माता जी के रिलेशन में अप्लाई करें, तो उनके पास एक तो अधिकार है लैंड में एंटर करने का। देखो 3 पार्ट में डिवाइड करो माता जी के अधिकार को। पहला पार्ट है उस जमीन पे एंटर करना। दूसरा पार्ट क्या है? जमीन पे जो वुड है, जो आपके टिम्बर वुड है, उसको कट करना, काटने का भी तो अधिकार है। और आखिरी में जो काटा है उसको लेके जाना। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इट। तो जब ये काटने वाली बात है ना, जब माता जी काटेंगी किसी लकड़ी को, किसी बैम्बू को, किसी टिम्बर वुड को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या कर रही हैं? एक ऐसा बेनिफिट जो जमीन से निकला है उसको अप्रोप्रिएट कर रही हैं। एग्जैक्टली व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग, एग्जैक्टली व्हाट सेक्शन 326 इज सेइंग, कि अगर आप बेनिफिट दैट इज अराइज, अब वो भाई बेनिफिट जो लकड़ी है, जो बैम्बू है, वो लैंड से ही तो अराइज हो रहा है, जमीन पे ही तो लगा होगा, नीचे हवा में थोड़ी ना लगा होगा। जमीन से ही नरिशमेंट ले रहा है, जमीन से ही सारे जो भी नेसेसिटीज हैं उसकी ले रहा है, पानी वानी सब कुछ, तभी तो बड़ा हो रहा है। तो अब अगर माता जी इसको कट कर रही है तो उसको बेनिफिट मानेंगे ना, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो जनरल क्लॉजेस के हिसाब से अगर हम अपने प्रेजेंट फैक्ट्स पे उसको लगाएं कानून को, तो ये जो अधिकार है माता जी के फेवर में, वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट माना जाना चाहिए इस सेकंड स्टेज की वजह से। पहली स्टेज की वजह से नहीं, एंटर करने की वजह से बेनिफिट के आप हकदार नहीं हो गए। इट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड स्टेज कंबाइंड, कट करना और उसको लेके जाना।
क्योंकि वो जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, दे आर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। पर वहीं जब हम दूसरी तरफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपने टीपीए की डेफिनेशन को देखते हैं, तो टीपीए की जो डेफिनेशन है बच्चे वो बड़ी मनहूस सी है। सॉरी टू से दैट, अगर आप टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अजीब सी डेफिनेशन बनाई है। उसमें यह बताया है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और उसमें स्पेसिफिकली लिखा है स्टैंडिंग टिम्बर। वैसे तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास और क्रॉप्स लिखा है, पर स्पेसिफिकली जो हमारा अभी पर्पस है उसमें स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं डाला है। और स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पेड़, स्टैंडिंग मतलब एक ऐसा पेड़ जो अभी भी पेड़ है, अभी उसे काटा नहीं गया है, पर उस पेड़ का नेचर ये है, उस लकड़ी का नेचर ये है कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज ए टिम्बर का इस्तेमाल करा जाना, मतलब उससे फर्नीचर बनेगा, बाकी की यूटिलिटी होंगी। देखो बच्चे, पेड़ जो होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो पेड़ जो जिंदा रहते रहते यूजफुल होते हैं, जैसे जामुन का पेड़, आम का पेड़, वो आपको छाया देंगे, वो आपको फल देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, आपको ऑक्सीजन देंगे। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनका द वेरी पर्पस कि उनको लगाया जाता है इज द वुड। उनका वैसे कोई इतना यूटिलिटी नहीं है कि उनसे फल आएगा या उनसे कुछ आएगा। इट इज द वुड दैट दे आर गोना गिव। जिस वुड को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर आवर पर्पसेस, आप जितना भी अपने घर में फर्नीचर वगैरह देखते हो, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग टिम्बर है, जो ऐसी कैटेगरी के पेड़ हैं, उनको स्टैंडिंग टिम्बर बोला जाता है, और उनको एज पर सेक्शन 3 ऑफ टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से निकाला गया है, डाला नहीं गया है, निकाला गया है। तो देखो, एक तरफ हमारे पास डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर जो बोल रही है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब भाई स्टैंडिंग टिम्बर भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ही है ना, वो भी तो जमीन से निकल के आया, आसमान से तो निकल के आया नहीं। तो वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके हिसाब से। पर दूसरी तरफ टीपीए ने जब स्टैंडिंग टिम्बर को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया, तो उसका मतलब हो गया कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इतना तो पक्का है, तो वो मूवेबल ही होगी ऑब्वियसली। तो ये एक हल्का सा क्लैश देखने को मिलता है। वैसे बच्चे ये सच में क्लैश नहीं है, हमको इन दोनों डेफिनेशंस को साथ में पढ़ना चाहिए। जब हम इन दोनों डेफिनेशंस को साथ में पढ़ते हैं तो कुछ इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जो नॉर्मल ट्रीज हैं विच आर नॉट ऑफ टिम्बर नेचर, उनको तो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही माना जाना चाहिए। जैसे आम का पेड़, जामुन का पेड़, दीज आर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर नॉट ऑफ टिम्बर कैटेगरी, क्योंकि वो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, ठीक है। और अगर कोई भी राइट दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को इन रिलेशन टू सच अ ट्री, तो वो क्या माना जाना चाहिए? इमूवेबल नेचर का माना जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ जो टिम्बर कैटेगरी के ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज के रिलेशन में भले ही वो भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, पर उनको मूवेबल की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको काटा नहीं गया। देखो, ट्री किसी को भी एक बार काट दोगे, चाहे वो टिम्बर नेचर का हो चाहे नहीं हो, एक बार वो कट हो गया, वो उस पॉइंट पे तो मूवेबल बन ही जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई ट्री जो अभी ट्री की तरह खड़ा है, वो कभी मूवेबल होगा या कभी इमूवेबल होगा, ये सवाल है। तो अगर नेचर टिम्बर का है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अभी भी खड़ा हुआ है, उसको काट नहीं किया हुआ है, फिर भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिरेगा, बिकॉज उसका वेरी पर्पस, उसकी वेरी यूटिलिटी इसी बात में है कि उसको कट किया जाना है। बाकी पेड़ों के बारे में ऐसा नहीं है, दे कैन स्टैंड। पर उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि टिम्बर नेचर का कोई पेड़ अभी उगा ही है और आप उसको कट कर दोगे या उसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में डाल दोगे। कोई भी पेड़ जो टिम्बर नेचर का है वो इस स्टैंडिंग टिम्बर की होने की कैटेगरी में तब गिरेगा जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर चुका है, मतलब एक सही समय आ गया है जिस समय उसको काटा जाना चाहिए। मतलब वो स्टेज नहीं जब वो डेवलप हो रहा है, एक वो स्टेज जहां पे वो डेवलप हो चुका है, सफिशिएंट नरिशमेंट पा चुका है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टैंडिंग टिम्बर की डेफिनेशन में आता है। और एनी राइट दैट यू क्रिएट इन रिलेशन टू दीज स्टैंडिंग टिम्बर्स, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालना चाहिए, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी। ये हमारा सेक्शन 3 कहता है।
तो यहीं पे बच्चे देख रहे हो आपकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितनी मतलब कितनी सारी बातें हैं जिनको हमें समझना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टिम्बर एंड अ ट्री। टिम्बर का जो पर्पस है दैट इज टू बी कट, राइट। ठीक है, अब आखिरी में मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं कि व्हाट इज द नतीजा। ठीक है, ट्रीज के बारे में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो नॉर्मल ट्रीज जो टिम्बर नेचर के नहीं है, जो नॉर्मल ट्रीज हैं वो बच्चे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिरते हैं। फिर वो चाहे उनकी कोई भी एज हो, चाहे कितना भी उनका ग्रोथ हो, कितनी भी डेवलपमेंट हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिरते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी राइट अगर इन ट्रीज के रिलेशन में एस्टेब्लिश किया जाता है किसी भी व्यक्ति के फेवर में, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही नेचर का होता है। उसको भी मानते हैं कि दैट इज ही राइट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज द वेरी पर्पस ऑफ whom is to be cut। ये जो टिम्बर ट्रीज हैं इनको बिकॉज ऑफ सेक्शन 3 माना जाना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड ऑब्वियसली एनी राइट्स क्रिएटेड इन रिलेशन टू दीज टिम्बर ट्रीज उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन में डाला जाना चाहिए, राइट। पर ये जो टिम्बर ट्रीज है इट इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ट्री, इस बात को समझना। टिम्बर ट्री बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई ट्री इस पर्टिकुलर कैटेगरी का है या इस पर्टिकुलर ग्रुप का है, इस पर्टिकुलर फैमिली का है। नहीं नहीं नहीं, टिम्बर ट्री के लिए ये तो चाहिए ही कि कोई ट्री किसी पर्टिकुलर फैमिली का है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है। पर साथ के साथ कोई भी ट्री टिम्बर ट्री की डेफिनेशन में तभी गिरेगा जब वो सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर चुका है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मानो ये जमीन है और इस पे ये एक फॉर एग्जांपल ट्री खड़ा हुआ है। ये टिम्बर ट्री की डेफिनेशन में तब गिरेगा, पहले तो इसका नेचर जो है वो टिम्बर का होना चाहिए, कि मतलब ये एक ऐसे तरीके का पेड़ है जिसका इस्तेमाल एज ए टिम्बर वुड ही यूज किया जाता है। तो पहले तो इसको नेचर के आधार पर टिक लगवाना होगा, और साथ के साथ बच्चे इसको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सफिशिएंट एज, सफिशिएंट गर्थ, सफिशिएंट डेवलपमेंट अटेन कर चुका है। तो डेवलपमेंटल क्राइटेरियाज भी इसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो एक ऐसा ट्री जो भले ही बाय नेचर टिम्बर का हो, पर अगर उसका भी सफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो अभी छोटा है, उसको अभी नहीं काटा जाना चाहिए, आगे कभी काटा जाएगा आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो टिम्बर ट्री की डेफिनेशन में नहीं गिरता अनटिल एंड अनलेस वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ना करे। तो जब भी कोई पेड़ इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तब उसको बोलते हैं कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जब तक ऐसा नहीं है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन दी ट्रीज। अब आए माता जी पे वापस। अब इतना एनालिसिस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बात के लिए तो श्योर हो गया कि भाई जो मुझे डर लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है या फिर प्रॉपर्टी के आधार पर है, ये है तो प्रॉपर्टी के आधार पर, इतना पक्का हो गया। क्योंकि राइट्स क्रिएट किए गए हैं, वुड कट करने के क्रिएट किए गए हैं, तो दे आर इन रिलेशन टू अ प्रॉपर्टी। अब वो मूवेबल मानी जाएगी क्योंकि वो टिम्बर ट्री है, या इमूवेबल मानी जाएगी क्योंकि वो नॉर्मल ट्री है, वो दूसरी बात है। तो वो जो रिट पिटीशन को डिसमिस करने वाली बात थी ऑन द ग्राउंड की उसमें कोई फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं है, उससे छुटकारा मिल गया माता जी को। मतलब माता जी ने पहली स्टेज पास कर ली, रिट पिटीशन मेंटेनेबल हो गई। अब माता जी लड़ रही है दूसरी स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे। यहां पे वो लड़ रही हैं कि वो जो उनका जो राइट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है। यहीं पे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, किस बात का? उस डॉक्यूमेंट के अनरजिस्टर्ड होने का। क्योंकि माता जी के फेवर में वो जो डॉक्यूमेंट है जो उनके पति ने एग्जीक्यूट किया था 1948 में, वो बच्चे दुर्भाग्यवश अनरजिस्टर्ड है। अब उससे परेशानी क्या है? उससे परेशानी ये है कि अगर उस डॉक्यूमेंट को ये मान लिया गया कि वो अधिकार स्थापित करता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में,
तो उस दस्तावेज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो ये कंपल्सरी करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जिसकी भी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर हो, कोई भी ऐसा अधिकार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है, उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। और ऐसा कोई दस्तावेज अगर कंपल्सरीली रजिस्टर नहीं किया गया है तो एज ए कॉन्सिक्वेंस उसकी कानूनी कोई मान्यता नहीं होती, तो इसके आधार पर माताजी को रिलीफ नहीं मिल पाएगा अगर इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में मान लिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में भी चॉइस है टू गेट द रजिस्ट्रेशन, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो अगर माताजी का अधिकार मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में माना गया तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है, माताजी को रिलीफ मिल सकेगा। तो अब माताजी इस लड़ाई में है कि वो साबित करना चाहती हैं कि उनका जो अधिकार है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, जिससे उस दस्तावेज के आधार पर उनको रिलीफ मिले। और वो यही प्रूव करना चाह रही हैं कि उनका जो राइट है दैट इज टू कट द ट्री एंड टू टेक इट अवे, दैट इज इन रिलेशन टू टिम्बर ट्री, नॉट नॉर्मल ट्री। और टिम्बर ट्री मींस नेचर ऑफ द ट्री एंड द सफिशिएंट डेवलपमेंट, उस वजह से। पर माता जी यहां पे बच्चे दुर्भाग्यवश हार जाएंगी, इस केस को वो हार जाएंगी। क्यों हार जाएंगी? इस वजह से नहीं कि वो जो वुड कट करके लेके जा रही है वो टिम्बर नहीं है, वो नॉर्मल ट्री है, नहीं नहीं, है वो टिम्बर ट्री जिसको वो कट करके लेके जाएंगी। उनके हारने की वजह है एक छोटा सा फैक्ट कि वो जो डॉक्यूमेंट है जिसको वो शुरू से लीज बुला रही हैं, जिनके अंदर उसे ये अधिकार दिया गया था, माता जी को ये सारे अधिकार दिए गए थे, उसकी जो अवधि थी, उसका जो ड्यूरेशन था, जिस ड्यूरेशन के लिए वो अधिकार माता जी के पास रहना था, दैट वाज 12 years। दैट वाज 12 years, 12 साल। अगर ये वन टाइम इवेंट होता कि अभी फॉर एग्जांपल पति कहता कि मेरे लैंड पे जितनी भी टिम्बर वुड है, मतलब ऐसे ट्रीज जो बाय नेचर टिम्बर हैं, जो सफिशिएंट डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो उनको काट के आपको ले जाना है, तो नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट या ये लीज या इसको जो भी बोलो, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होता। पर यहां पे बिकॉज इट इज नॉट ए वन टाइम इवेंट, माता जी के पास अधिकार है वुड को कट करना, टिम्बर वुड को कट करना और उसको लेके जाना 12 साल तक की अवधि के लिए। फॉर दैट रीजन इस अधिकार को इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में माना जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अधिकार टिम्बर ट्रीज के बारे में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो टिम्बर नहीं है कल वो टिम्बर हो जाएगा। मानो आज जो इस लैंड पे कोई ट्री खड़ा हुआ है वो भले ही टिम्बर नेचर का क्यों ना हो, पर अगर उसकी सफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं हुई है तो भी टिम्बर ट्री की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिलेशन डेफिनेशन में गिरेगा। तो अगर इस पेड़ के ऊपर माताजी का अधिकार स्थापित किया जा रहा है, और किया जा रहा है कि माताजी आज नहीं तो कल तो इसको काटेंगे ही ना, क्योंकि उसका नेचर टिम्बर है, जब वो सफिशिएंट डेवलपमेंट ग्रो कर लेगा तब तो उसको कट करेंगे ही ना। तो भले ही कट कल करेंगी, कट तब करेंगी जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, पर अधिकार तो आज स्थापित किया जा रहा है ना उसी पेड़ के ऊपर, जिस समय पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जिस समय पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी सफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो जब अधिकार स्थापित हो रहा है उस समय पे तो उसका नेचर इमूवेबल है। ये बात सही है कि जब माता जी काटेंगी तब उसका नेचर मूवेबल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मानो ये जो पीस ऑफ लैंड है जिसके बारे में माता जी को अधिकार दिया गया, उस समय पे जब ये लीज हो रही है, उस समय पे इसके ऊपर, इस लैंड के ऊपर 2 ट्री हैं जो टिम्बर नेचर के भी हैं और जो सफिशिएंट डेवलपमेंट भी पा चुके हैं। मतलब इनको आओ काटो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है सेक्शन 3 के हिसाब से। पर वहीं मानो 2 और ट्री हैं
जिनका नेचर तो टिम्बर है पर वो अभी सफिशिएंट डेवलपमेंट ग्रो नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनको टिम्बर ट्री की डेफिनेशन में डालना मुश्किल है। फॉर दैट रीजन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिलेशन डेफिनेशन में गिरेंगे। तो अगर मैं इस समय पे, ये स्टेट है मेरे लैंड का, इस समय पे अगर लीज कर रहा हूं और अधिकार दे रहा हूं किसी व्यक्ति को कि तुम फलाने फलाने साल तक के लिए लकड़ी काट सकोगे, तो मैं नो डाउट इन पेड़ों के बारे में तो अधिकार दे ही रहा हूं, इनके भी तो बारे में दे रहा हूं, क्योंकि उस अवधि के दौरान ही ये पेड़ यहां तक पहुंच जाएंगे और काटने के लायक हो जाएंगे। पर वो जब भी काटे जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आज के समय जब इनके ऊपर मेरा अधिकार स्थापित किया जा रहा है कि मैं ही काटूंगा इनको जब ये इतने बड़े हो जाएंगे, उस समय पे तो ये इमूवेबल है ना। फॉर दैट रीजन बच्चे, फॉर दैट वेरी रीजन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इन रिलेशन टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लीज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार स्थापित करता है माता जी का। और क्योंकि इसमें कंसिडरेशन 26,000 रुपए थी, दैट मींस द वैल्यू वाज अबव 100 रुपीज, और इसको रजिस्टर नहीं कराया गया, इसलिए इसको कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता और माता जी को कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इमेजिन, इमेजिन द डेप्थ ऑफ द केस। देखो कितना डीप है, कितना एनालिटिकल है। आपने पूरा टीपीए पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, पर फिर भी आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि इस केस की अपनी ही एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, एक अलग ही डेप्थ। यही ब्यूटी होती है बच्चे केस लॉस की। जो बच्चा केस लॉज में स्ट्रांग है ना, रटने में नहीं कि फैसला क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग में मजबूत है ना बच्चे, उसके आंसर की खूबसूरती ही अलग होती है, उसका मुकाबला ही नहीं होता है। अब इसी बात को अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे, अपनी भाषा में एनालिसिस करोगे, आपका, आपके पास भले ही और कुछ भी ना हो लिखने के लिए, बट अगर आप इसको अच्छे से लिखो, कौन रोक सकता है। अब मैं जी बताओ आप सभी लोग, क्या आप सभी लोगों को शांताबाई का जजमेंट समझ में आया? जल्दी से बताएंगे बच्चे। क्लियर है कि कैसे कैसे सफर चला, एक एक कदम देखो कितना महत्वपूर्ण होता है, एक एक कदम। अगर अभी आप गूगल पे सर्च करो या कभी आपने पहले इसको पढ़ा हो, आपने कभी इतना डेप्थ में जानने की कोशिश करी, आपने केवल फैसला देखा, टिम्बर वुड, ये वुड, वो वुड, बट यू नेवर अंडरस्टूड इट। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। यही मेरी कोशिश होने वाली है एसटीपीए की सीरीज में। ज्यादा नहीं, जितना है पर दम से है, ठीक है, ये वाली अप्रोच हमको लेनी है। अब फटाफट से, समय बहुत कम बचा है, अपनी नेक्स्ट जजमेंट पे पढ़ते हैं। सेम लॉजिक है, उसमें उतना समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो फर्क आपको समझाना था मुझे वो आप लोग समझ गए। अगले केस का नाम है बच्चे बामादेव पानीग्रही वर्सेस मनोरमा राज। 1974 का केस है बच्चे, माइंडेड, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, ठीक है। तो इस बात को मत भूलना, कई बार बच्चे हाई कोर्ट के केसेस के आगे सुप्रीम कोर्ट लिखाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां वैसे इतनी घातक नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, बट इंप्रेशन थोड़ा सा खराब चला जाता है, तो कोशिश करें कि ये गलतियां ना हो। अब देखो इस केस के मैं आपको बेसिक से फैक्ट्स बता देता हूं, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इसमें क्या हुआ बच्चे, एक आदमी है और एक आदमी ने एक पीस ऑफ लैंड लीज पे लिया, थोड़े समय के लिए किराए पे लिया, और उस लैंड पर, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर उसका दिमाग ये था, उसकी मतलब उसका प्लान ये था कि वो वहां पे एक टूरिंग सिनेमा खोलेगा। जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, अब वो तो परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, आप पीवीआर में जाओ या फिर आप सिंगल स्क्रीन में भी जाओ, तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जहां पे चलती है, वहीं पे चलती रहती है पिक्चर। पहले बच्चे एक कॉन्सेप्ट चलता था टूरिंग सिनेमा का, मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है या नहीं देखा, बट काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ करता था। टूरिंग सिनेमा का मतलब ऐसा टेंट वगैरह लगा देते थे और वो टेम्परेरी नेचर का रहता था, जिसमें किसी, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कोई सुपर हिट मूवी आई है या कुछ है, कुछ भगवान से रिलेटेड है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो एक सिनेमा जैसा सिचुएशन बना देते थे और मूवी वगैरह चलती रहती थी। और वो फिर जब उनका काम हो जाता था तो अपना बटोर के सामान कहीं और जाके वही काम करते थे अलग जगह पे। तो टूरिंग सिनेमा बोलते हैं इसको, टूरिंग सिनेमा, टूर करता हुआ सिनेमा। तो इस एक व्यक्ति ने
जमीन को किराए पे लिया फॉर द पर्पस कि वो उस जमीन पे टूरिंग सिनेमा को एस्टेब्लिश करेगा, और उस पर्पस के लिए उसने सारी चीजें खरीदी। उसने जनरेटर खरीदा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहेगी, उसने पर्दा वर्दा खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा वेरी एसेंशियल, और बाकी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी थिएटर के लिए जरूरी होते हैं वो सब उसने खरीदे। अब उसका दुर्भाग्य ये रहा कि वो एक तो बिजी हो गया बहुत ज्यादा, एकदम से ज्यादा उस पर भार आ गया। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब दोस्ती के नाते उसने उस दोस्त पे अपने पे भरोसा किया और उससे बोला कि फॉर द टाइम बिंग, अभी जब तक उसकी व्यस्तता है, वो थोड़ा एक्चुअल में बीमार भी रहने लगा था तो वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो जब तक उसकी व्यस्तता है वो उसको टूरिंग सिनेमा को उसका मैनेजमेंट संभाल ले। वो दोस्त था, उसने भरोसा कर लिया, उसको ये जिम्मेदारी दे दी। एकदम से क्या हुआ कि वो जो दोस्त है वो बदमाशी दे गया। थोड़ा टाइम तो उसने सही काम किया, बट आफ्टर सम टाइम उसने बदमाशी देना शुरू कर दी। तो हमारे ये जो बंदा था जिसने अपने दोस्त पे भरोसा किया था, उसने एक लीगल नोटिस सर्व करवाया उस व्यक्ति पर। ठीक है, जो हमारा दूसरा दोस्त है जो बदमाशी दे रहा है, जो अकाउंट्स वगैरह को, मतलब अकाउंट्स मतलब जो भी पैसे की कमाई हुई है उन सबको नहीं बता रहा है और उसके हक को डिनाय कर रहा है, उन सब के बारे में उसने उसके बारे में एक लीगल नोटिस सर्व करवा दिया। ठीक है, और उस लीगल नोटिस को सर्व करने के लिए और ये लीगल नोटिस की डेट इंपॉर्टेंट है। ये लीगल नोटिस सर्व हुआ है 1961 में, डेट याद ना रहे, डेट ये ईयर याद रखना। 1961 में लीगल नोटिस सर्व किया और उसमें बोला कि आप मेरे को पहले तो बताओ कि कितना पैसा, क्या हिसाब किताब है, वो सारी बताओ, और जो भी सामान है मेरा, सिनेमा इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, जो भी जनरेटर सेट है, वो जो सब कुछ है उस सबको वापस करो। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति यही करेगा। पर बच्चे इसी दौरान क्या हुआ, दुर्भाग्यवश ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा बीमार हो गया और बहुत ज्यादा इसको परेशानी दिक्कत हो गई हस्बैंड को, और वो फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो मतलब इतना कुछ मतलब कंफ्यूजन चलता रहा कि उसी दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गई, 1961 में नोटिस सर्व किया, 1965 में जाके उसकी डेथ हुई है, पर ये जो बीच का पीरियड था वो बड़ा खराब था, ठीक है, उनके लिए। अब उस पति की तो बेचारे की डेथ हो गई, उस व्यक्ति की तो डेथ हो गई दोस्त की। अब उसके मरने के बाद उसकी जो पत्नी है, उसकी जो विधवा है, अब वो केस फाइल कर रही है उसी दोस्त के खिलाफ और कह रही है कि जो मेरे पति का सारा सामान है उस सबको आप वापस करो, जो भी कुछ है उस सबको रिटर्न करो। वहां पे जो दोस्त है, अब उसने लॉयर वगैरह को कंसल्ट किया होगा, उसने अपना डिफेंस लिया है केस के अंदर कि ये जो केस फाइल किया जा रहा है बाय दी वाइफ, ये लिमिटेशन के कानून के हिसाब से बाढ़ है, लिमिटेशन के कानून के हिसाब से बाढ़ है। क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो केस फाइल कर रही है, जैसे प्रोजेक्टर, सिनेमा इक्विपमेंट, जो भी चीज है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में लिमिटेशन एक्ट के अंदर उसके रिकवरी का सूट अगर आपको फाइल करना है तो आपके पास 3 साल का समय होता है, 3 इयर्स, 3 साल का पीरियड होता है और आपको 3 साल के अंदर केस फाइल करना होता है। और यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है ये 1961 में अराइज हुई है, जब लीगल नोटिस के रिप्लाई में डिनाई कर दिया था दोस्त ने कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो करना है कर लो। तो अधिकार बना था, कॉज ऑफ एक्शन आया था केस फाइल करने का 1961 में, और केस फाइल हो रहा है कहा 1965 में जाके। तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। फॉर दैट रीजन फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है, ये सूट ही सस्टेनेबल नहीं है। लिमिटेशन का मतलब जो सबसे ही पहला पॉइंट होता है किसी भी केस का, उसी के आधार पर चैलेंज किया जा रहा है। इन रेस्पॉन्स टू दिस जो वाइफ के काउंसिल है वो कह रहे हैं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में भी है सूट, मतलब इसमें ये एक ऐसा सूट है जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर्ड है। वो खास तौर पर कुछ बातों पर रिलाय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जनरेटर सेट है, उसको टूरिंग सिनेमा के लिए यूज करने के लिए हमने ग्राउंड में फिट किया है, उसको उसका जो मतलब कहते हैं ना, उसको बोल्ट वगैरह से फिक्स किया है, जाली वाली उसका बनाया है। और इनफैक्ट जो प्रोजेक्टर वगैरह भी है वो भी जमीन से जुड़ी हुई रॉड्स पे फिक्स किया है, ऐसा आसमान में तो नहीं झूल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो सामान है इसको आप अटैच टू द अर्थ मान सकते हो,
या फिर अटैच्ड टू एनीथिंग दैट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। आपको याद होगा सेक्शन 3 के अंदर जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको इन कुछ एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जहां पे आपको बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और ये घर तो आते ही हैं, इसके साथ साथ एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ और ग्राउंडेड इनटू द अर्थ, मतलब एम्बेडेड टू द अर्थ, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिर जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति चीज को आपने फिक्स कर दिया है इनटू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो या फिर इनटू द लैंड, तो वो उसका नेचर भी इमूवेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसी है, अब एसी इन इटसेल्फ अगर उसको आप पैकेट में देखोगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट व्हेन यू फिक्स इट इनटू द हाउस, या उसका जो सेट होता है उसको कहीं जमीन पे पंखे को बाहर पे आप लगा देते हो विद द बोल्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो उसका नेचर जो है वो इमूवेबल हो जाता है। तो बच्चे ये एक पॉइंट है, उस पर रिलाय कर रहे हैं काउंसिल फ्रॉम ऑन द साइड ऑफ द वाइफ, कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है, दैट इज 12 ईयर्स। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हम विद इन टाइम है, लिमिटेशन से हम लोग बाहर नहीं है। आई थिंक बच्चे 65 में केस फाइल नहीं कर रहे हैं, 66 में केस फाइल कर रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट मूवेबल है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 साल का समय निकल गया है। तो बच्चे यहाँ पे लिमिटेशन के कानून के रिलेशन में ये सवाल उठा कि ये जो सिनेमा इक्विपमेंट है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एनालाइज किया, चीजों को समझा, सारी बातों को एनालाइज किया। जब वो कानून की तरफ मुड़ा कि इसके बारे में कानून में कहां पे डेफिनेशन मिलेगी, तो सबसे पहले तो लिमिटेशन एक्ट की तरफ देखा, क्योंकि लिमिटेशन का ही कानून पे ये सवाल है। पर लिमिटेशन एक्ट के अंदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र तो है, अलग अलग लिमिटेशन पीरियड भी बताया गया है, पर बच्चे डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली बंदा कहां जाएगा, वही जनरल क्लॉजेज एक्ट पे गया, टीपीए पे गया। टीपीए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीपीए पे जब गया तो उन्होंने वही डेफिनेशंस पाई जिन पे रिलाय करने की कोशिश कर रहा था काउंसिल फॉर द वाइफ, एम्बेडेड ऑन द अर्थ, अटैच्ड टू एनीथिंग दैट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। अब इसी बात पर कोर्ट ने एक बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया और बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मुझे भी इसी बात बहुत अच्छी लगी। कोर्ट ने बोला किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर मूवेबल और इमूवेबल, किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर मूवेबल से इमूवेबल की तरफ इसलिए नहीं जाता कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है या उस प्रॉपर्टी को किसी चीज से फास्टन कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है। इट इज नॉट द वेरी एक्ट ऑफ अटैचिंग द प्रॉपर्टी जो चेंज करता है नेचर, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, अटैचमेंट तो होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ द इंटेंशंस बिहाइंड द अटैचमेंट दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार जो अटैचमेंट होना चाहिए दैट शुड बी विद इंटेंट ऑफ इट्स परमानेंट एंजॉयमेंट, मतलब आप जिस भी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो, उसको अटैच करने के पीछे आपकी इंटेंशन है कि आप उसको परमानेंटली एंजॉय करोगे एज पार्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसी लगवा रहा हूं अपने कमरे में, तो मेरी इंटेंशन ये है दैट आई एम गोइंग टू यूज द एसी एज पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर मैं खिड़की दरवाजे लगवा रहा हूं जो एसेंशियली मूवेबल नेचर के हैं, पर वो जब लग रहे हैं तब वो इमूवेबल बन जा रहे हैं, बिकॉज कि मेरे पीछे दिमाग में इंटेंशन है कि आई एम गोइंग टू यूज देम एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो द इंटेंशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, कि क्या मेरी ये इंटेंशन है कि जिस प्रॉपर्टी को मैं फास्टन कर रहा हूं या जिस प्रॉपर्टी को मैं एम्बेड कर रहा हूं अर्थ में, क्या उसके पीछे मैं ये चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी को मैं यूटिलाइज करूं एज इमूवेबल प्रॉपर्टी और एज पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे कोर्ट कह रहा है कि यही पॉइंट मिसिंग है। ये बात सही है कि प्रॉपर्टी को अटैच तो किया गया है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से फिक्स है, पर फिर भी यहां पे इंटेंशन मिसिंग है। क्योंकि दी वेरी, अगर आप उस जो बिजनेस है उस बिजनेस के स्ट्रक्चर को ही समझो, तो उसका क्या पर्पस है, टूरिंग सिनेमा। टूरिंग सिनेमा मतलब नाम से ही पता चलता है कि इंटेंशन आपकी परमानेंट फास्टनिंग फास्टनिंग की हो ही नहीं सकती, परमानेंट अटैचमेंट की हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाई द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिंग सिनेमा ये आपका इंप्लाइड है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको उठाना पड़ेगा ये सब और कहीं और जाके लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि जब भी जिस भी व्यक्ति ने लगाया होगा ये जनरेटर सेट, ये कैमरा, ये इक्विपमेंट, ये प्रोजेक्टर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ये सोच रहा होगा कि आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ दिस लैंड जिसपे वो अटैच किया जा रहा है। इम्पॉसिबल है बाय द वेरी नेचर ऑफ इट। फॉर दैट रीजन, इस इंटेंशन की एब्सेंस की वजह से ये वाली बात जो थी कोर्ट को खटक गई और कोर्ट ने फाइनली हेल्ड किया
कि ये जो एक केस है ये एक ऐसा केस है जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में चीजें इन्वॉल्व हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका अटैचमेंट हुआ है, बिकॉज दैट अटैचमेंट इज नॉट विद द नेसेसरी इंटेंडमेंट, मतलब उस इंटेंशन के साथ नहीं है जिस इंटेंशन के साथ होना चाहिए था, विच इज वेरी क्रूशियल। केवल अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने एक बात को भी नोटिस किया कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन मेनी सर्कमस्टांसेस उसको कभी ना कभी तो अटैच किया जाता ही है किसी ना किसी चीज से। तो हर बार ये कह देना कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है तो वो इमूवेबल बन जाएगी, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो अटैचमेंट है वो टेम्परेरी नेचर का है, परमानेंट नेचर का है, अटैच करने वाले व्यक्ति की इंटेंशंस क्या है, वो सारी बातें समझनी पड़ेगी। जब इंटेंशंस और जब उसका पर्पस, जब वो सब कुछ होगा टू यूज इट एज पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तभी हम उसको उसका नेचर कन्वर्ट करेंगे। फॉर दैट रीजन कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, और क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, अगेन जो आपके पास लिमिटेशन पीरियड था दैट वाज फॉर 3 इयर्स, और जैसा कि देखने से लग रहा है साफ साफ कि आप 5 साल बाद आए हो, तो आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस, और आपका केस जो है वो डिसमिस ही करना पड़ेगा बाय दी। अब देखो लिमिटेशन के बारे में तो किसी का जोर नहीं चलता, बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन उसको बार्ड कर दिया गया कानून के द्वारा। तो आप देखो दोनों ही जजमेंट जो हमने पढ़ी हैं, बाय द नॉर्मल जुडिशियल कंसाइंस या जस्टिस की भावना से अगर उसको जज करो तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो नहीं बोलूंगा, जजमेंट्स दोनों ही सही है, किस मतलब बुरा हुआ, माता जी के भी साथ बुरा हुआ इस उम्र में जाके, और इन वाइफ के साथ भी बुरा हुआ कि किसी को अपनी बदमाशी का फायदा मिल गया। बट ऑन लीगल पॉइंट्स अगर हम दोनों ही जजमेंट्स को एनालाइज करो बाय एंड बाय, दे बोथ कम अप विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल पॉइंट्स। अब मुझे आप जल्दी से बताओ कि आप सभी लोगों को ये जजमेंट समझ में आया है, ट्यूरिंग सिनेमा वाला? यू कैन रिमेंबर दिस एज सी ट्यूरिंग सिनेमा, आपको फिक्स हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, हमारा समाप्त समय भी बच्चे समाप्त हो गया है। अब मैं आपको 7:30 पे मिलूंगा। 7:30 एंड 9 PM आज सीपीसी की क्लासेस है। ऑर्डर 10 और ऑर्डर 11 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम पे आ जाएगा, डिस्कशन चालू रहेगा। बाय बाय।